लेट्स बिगिन अ न्यू यूनिट, प्लेज। अच्छा, पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था द कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट। अब पढ़ लेते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, प्लेज। बोलते हैं दैट प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट। अरे अगर बेलमेंट का ही काइंड था तो फिर हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं इसे? बेलमेंट तो पढ़ लिया ना हमने। स्टूडेंट्स, बेलमेंट और प्लेज में थोड़ा सा ही फर्क है। कैरेक्टरिस्टिक्स सारे सेम है, असेंशियल सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। बेलमेंट में क्या पढ़ा था हमने? दैट बेलमेंट मीन्स टू डिलीवर, सो देर इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। प्लेज में भी देर इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। हम पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे। प्लेज में भी तो ऐसा ही कुछ होता है। प्लेज में भी देर इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक्चुअल बोलो, कंस्ट्रक्टिव बोलो। डिलीवरी है, पोजेशन मैंने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन मैंने ओनरशिप नहीं दी है। क्योंकि प्लेज और बेलमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं, इसीलिए हम बोलते हैं दैट प्लेज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बेलमेंट। पर फिर इसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है और हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये बेलमेंट है या ये प्लेज है? दोनों में डिलीवरी हो रही है, दोनों में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, तो हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? देखो स्टूडेंट्स, बेलमेंट में हम गुड्स क्यों डिलीवर करते हैं? मे बी फॉर केयर टेकिंग। जैसे मैं 2-3 दिन आउट ऑफ स्टेशन जा रही थी, तो मैंने मेरे डॉग को मेरे नेबर के पास रखा और बोला कि 2-3 दिन मैं बाहर जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना। मैं पैसे दूं या नहीं दूं वो अलग बात है, लेकिन मैंने मेरा डॉग दे दिया, इट इज बेलमेंट। अच्छा, आई वॉन्ट टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब मैं ये गुड्स कैरियर को दे देती हूँ, वो भी तो बेलमेंट है। तो बेलमेंट में पर्पस क्या होता है? द पर्पस कैन बी केयर टेकिंग, द पर्पस कैन बी ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्लेज में मेरा पर्पस बहुत ही क्लियर है। माई पर्पस इन अ प्लेज is to give the goods as security for payment of loan or performance of contract। मेरा पर्पस देखो बहुत ही क्लियर है यहाँ पर कि मैं आपको गुड्स दे रही हूं, लेकिन बेलमेंट के जैसा मेरा पर्पस सेफ कीपिंग, केयर टेकिंग, ट्रांसपोर्टेशन वो नहीं है। मैं गुड्स इसीलिए दे रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप मुझे ये गुड्स के अगेंस्ट लोन दे दो, या फिर मैं आपको ये सिक्योरिटी दे रही हूँ, ये तसल्ली देने के लिए कि भाई मैं अभी प्रॉमिस कर रही हूँ मैं गुड्स सप्लाई करूंगी या मैं मेरा प्रॉमिस फुलफिल करूंगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दैट एक्स वॉन्ट्स लोन, सो ही वेंट टू अ ज्वेलर। उसने ज्वेलर से कहा कि भाई मुझे लोन चाहिए, तुम मेरे लॉकर की चाबी रख लो। तो उसने अपने लॉकर की चाबी दे दी और बोला कि इसमें ये 4 चीजें पड़ी हुई हैं, उसके अगेंस्ट मुझे लोन दे दो। तो उसने चाबी दी और लोन ले लिया। तो लॉकर की चाबी दी मतलब उसने गोल्ड ज्वेलरी दे दी ना, और लोन ले लिया। अब उसने ये जो लॉकर की दी है, ये जो ज्वेलरी दी है, क्यों दी है? क्योंकि उसके अगेंस्ट उसे लोन मिला है। सो दीज गुड्स आर गिवन एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन, फॉर डेट। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्यों देंगे हम? लेट्स से दैट एक्स बॉट गुड्स वर्थ ₹5 लाख फ्रॉम वाई। एक्स ने वाई से 5 लाख के गुड्स खरीदे। वाई को ना एक्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं आ रहा है, बोलते हैं 5 लाख का अमाउंट है, व्हाट इफ यू डोंट पे। नहीं नहीं, मैं तेरे को ट्रस्ट नहीं करता, मैं क्रेडिट पे नहीं दूंगा, डरा हुआ है। तो एक्स बोलते हैं अरे तू शांत हो जा, मैं आऊंगा ना तुझे गुड्स देने। नहीं नहीं, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं। अच्छा एक काम कर, ये मेरी गोल्ड की घड़ी है, तू अभी चेक करवा सकते, ये तू रख ले, ये लेने तो आऊंगा ना, जब आऊंगा तो पैसे भी ले आऊंगा। तो वो अपनी गोल्ड की वॉच दे देता है, असली गोल्ड, गोल्ड की वॉच देता है एज सिक्योरिटी कि तू चिंता मत कर, मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करूंगा, आई विल परफॉर्म माई प्रॉमिस, आई विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस वजह से हमने गुड्स दिए। प्लेज में वी गिव गुड्स एज
सिक्योरिटी। समझ में आया? चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, मैं आपको इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बता दूंगी, लेकिन इफ यू वांट यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट ऑल दिस इन योर टेक्स्ट बुक, या फिर अगर आपने नोटबुक में लिख रहे हो ये सब तो नोटबुक में लिख लो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे जहां पर मैं आपको सारे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेज बता दूंगी एंड देन वी विल प्रोसीड विद द अदर कॉन्सेप्ट्स। तो लिख लो, पॉज करो। डन? ओके। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, चलो एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा दैट प्लेज इज अ काइंड ऑफ bailment. Yes, pledge is a kind of bailment. Bailment क्यों है? Because there is delivery of goods. ये जो डिलीवरी है, this can be either actual delivery or constructive. Constructive means it has the effect of transferring the possession from one person to another. तो यहाँ पर एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिलीवरी मतलब क्या होता है? डिलीवरी मीन्स देयर इज ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। मैंने पोजेशन ट्रांसफर की है लेकिन मैंने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कैन यू टेल मी ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? इट इज इन केस ऑफ सेल। ओनरशिप ट्रांसफर होगी इन केस ऑफ सेल। यहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने क्यों दिया है ये? मैंने क्यों प्लेज किया है बताओ? हम रिवीजन कर रहे हैं, बताओ। यस, प्लेज हम इसीलिए करते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव द एसेट, दोज गुड्स एज सिक्योरिटी। हमने क्यों दी है एज सिक्योरिटी? हमने वो गुड्स क्यों दिए हैं बताओ? आई नो आई कांट हियर यू बट आई कैन फील योर आंसर्स। बोलो, बोल बोल के रिवाइज करेंगे। यस, हमने सिक्योरिटी दी है और इसके अगेंस्ट या तो मैंने लोन ले लिया है या मैंने वो सिक्योरिटी दी है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या आप परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस लिखोगे तो भी चलेगा कि डोंट वरी मैंने जो प्रॉमिस किया है वो मैं फुलफिल करूंगी। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था यहां पर, बोलो। एक्स ने वाई को अपनी गोल्ड वॉच दे दी एज सिक्योरिटी। ये जो गोल्ड वॉच दी है उसने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, उसको ये प्रॉमिस दिया है दैट यू डोंट वरी, आई एम गिविंग इट टू यू एज सिक्योरिटी। अब एक्स ने गुड्स खरीदे थे, गोल्ड वॉच दी थी एज सिक्योरिटी। जब ड्यू डेट आई उसने अपने पैसे दे दिए, जो 5 लाख थे वो भर दिए। तो अब वाई उस वॉच का क्या करेगा? वो भी रख लेगा? नहीं। जब ये डेट सेटिस्फाई हो जाती है तो वाई उस पैसे को रिटर्न कर देगा। ही विल रिटर्न द सिक्योरिटी अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन। तुम लोन रीपे कर दो, तुम अपनी प्रॉमिस फुलफिल कर दो, हम तुम्हें गुड्स वापस दे देंगे, जो तुमने सिक्योरिटी दी थी वो दे देंगे। अरे लेकिन अगर एक्स ने लोन रीपे नहीं किया तो क्या होगा? तो फिर वाई उस वॉच को सेल करके अपने पैसे रिकवर कर लेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है कि वाई तो ओनर नहीं है, तो फिर अगर उसने आगे थर्ड पार्टी को ये वॉच सेल कर दी तो क्या थर्ड पार्टी ओनर बनेगा? आइडियली तो नहीं बनना चाहिए। लेकिन फिर वाई तो सेल कर ही नहीं पाएगा, अपना लोन या वो सब रिकवर कर ही नहीं पाएगा, तो हम इसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं। सो इवन दो वाई इज नॉट द ओनर, थर्ड पार्टी विल गेट गुड ओनरशिप टाइटल। ये एक एक्सेप्शन है टू सेल बाय नॉन ओनर। हमने ये सेल बाय नॉन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था, याद है? देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पर सेल बाय नॉन ओनर इज वैलिड। तो कैन आई से दैट सेल इज पॉसिबल, sale is possible under exceptional circumstances. Yes,
Sale is possible. I'll just move a little. Sale is possible under special circumstances. So even though Y is not the owner, third party will get good ownership title. अच्छा, यहां पर मेरा एक डाउट है, ये शायद आपको भी आ सकता है. मान लो कि गोल्ड वॉच की वैल्यू थी 60,000 रुपीज, ठीक है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग. थर्ड पार्टी को हमने सेल किया और उससे 80,000 ले लिया क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया. लोन कितना हो सकता है, चलो 6 लाख कर देती, क्योंकि हमने अमाउंट अज्यूम किया था ना, 5 लाख अज्यूम किया था ना, तो 6 लाख कर देती हूँ. अब आपको समझ ही गया होगा कि मैं आपको क्या डाउट पूछने वाली हूँ. हाँ, 6 लाख की वॉच है और उसने लेट से 8 लाख में वो आगे बेची. 8 लाख, क्या बात है, तो प्रॉफिट कमाया. 8 लाख रुपए में हमने बेची है वो वॉच. 6 लाख की थी जब मुझे सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन वाई बोलता है कि मुझे तो सिर्फ 5 लाख रुपीज लेने हैं अगेंस्ट द गुड्स. ये जो 3 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिले हैं, क्या वो वाई खुद ही रख ले अपना प्रॉफिट मान के? नहीं, वाई इस 3 लाख के प्रॉफिट को दे देगा टू मिस्टर एक्स, क्योंकि एक्स इज द ओनर. समझ में आया आपको? एक्स ओनर है, इसीलिए प्रॉफिट उसको मिल जाएगा. ठीक है, तो यहां पर हमने पढ़ा दैट सेल, सॉरी, प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट. There is transfer of possession. Ownership is not transfer. But yes, there is delivery of goods. Pledge is given as security either for loan or performance of the promise. Person owner नहीं है, फिर भी exceptional circumstances में सेल कर सकता है. अगर हायर प्राइस पे सेल किया तो उसको वो डिफरेंस रखने नहीं मिलेगा, वो ओनर नहीं है. He will have to return this as profit to the true owner. अभी आपको पता है मुझे क्या पूछोगे, मैम अगर लॉस हो गया तो? अगर जो वॉच थी 6 लाख की थी, अभी वो 4 लाख में बिकी, तो जो भी डिफरेंस है जो हम नहीं रिकवर कर पाए, वो एक्स से हम बाद में रिकवर कर लेंगे. ठीक है, तो ये थे थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स एज फार एज प्लेज इज कंसर्न. अब देख लेते हैं कि प्लेज में कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है. बट हाँ, मुझे पता है आपको वीडियो पॉज करके लिखना होगा ना, तो पॉज करो, लिख. लिख लिया? चलो ठीक है. यहां पर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स से दैट मिस्टर ए took loan from Mr. B and gave his jewelry as security. जब भी आपको दिखाई दे कि there is transfer of possession and it is given as security, तो immediately आपके माइंड में आ जाना चाहिए, अरे ये तो प्लेज है. प्लेज मतलब गिरवी रखना. प्लेज को इजीली आप याद कर सकते हो. प्लेज जैसे मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ. प्लेज मीन्स टू पार्ट विद possession. Pledge means to part with possession. PPP, part with possession. possession देनी है मैंने, तो हमने ज्वेलरी दे दी as security. This is pledge. The person who pledges the goods is known as the pawner or pledger, and the person to whom the goods are pledged is known as pawnee और प्लेजी. अब प्लेज को ना हम पॉन भी बोलते हैं. आपने हिस्ट्री चैनल पे देखा है पॉन स्टार्स, जहां पर वो कुछ भी वैल्यूएबल लेकर आते थे और उसके अगेंस्ट लोन मिल जाता था उन्हें? यस, वो देखा है आपने टीवी सीरियल. तो प्लेज को हम पॉन भी बोलते हैं. लेकिन इंडिया में ना ऐसे पॉन शॉप्स आपको नहीं मिलेंगे जहां पर आप जाओ, कोई भी वैल्यूएबल चीज गिरवी रख दो, लोन ले लो. ये काम इंडिया में ज्वेलर करते हैं. मुझे ना इंस्टेंटली लोन चाहिए और मुझे बैंक के पास नहीं जाना, बैंक बहुत कंडीशंस डालता है, तो मैं चली गई लोकल ज्वेलर के पास में. वो ज्वेलर को मैंने मेरी ज्वेलरी दी और उससे इमिडिएटली मैंने लोन ले लिया. दिस इज पॉन, इट इज प्लेज. तो जो प्लेज कर रहा है उसे हम बोलते हैं पॉनर, प्लेजर. ही इज ऑल्सो नोन एज बेलर, क्योंकि है तो ये बेलमेंट ही ना.
और जिसे हम प्लेज करते हैं उसे बोलते हैं पॉनी, प्लेजी, या फिर ही इज ऑल्सो नोन एज बेली। के पॉनी, प्लेजी या फिर बेली। अच्छा, ये मैं यहां पर इरेज कर देती हूँ, इधर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आएगा। इन प्लेज देर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप तो सेल में जाती है ना, प्लेज में हम सिर्फ पोजेशन देते हैं, और वो भी सिक्योरिटी के लिए। Let us take few more examples of pledge and understand the concept properly. X took loan of rupees 20,000 from Y and he gave his stereo music system as security. बस जैसे ही मैंने सिक्योरिटी वर्ड पढ़ लिया तो मेरा माइंड इमिजिएटली मुझे बोलने लगेगा ये तो प्लेज है भाई। मैरी took loan of rupees 5 lakh and gave keys to the safe deposit box at the bank. अब ये दोनों एग्जाम्पल्स लगते तो एक जैसे ही हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। यहां पर इन द फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने अपना स्टीरियो फिजिकली दे दिया, यहां पर देर इज एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल मतलब मैंने फिजिकली जाके गुड्स दे दिए। और मेरे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, मैंने फिजिकली गुड्स नहीं दिए, बट आई हैव डन समथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोजेशन। मैंने उसको चाबी दे दी। अभी देखो, मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि सिंबॉलिक जैसा भी सीए इंटर में तो कुछ आता नहीं है। वॉट एवर इट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, आपने या तो डॉक्यूमेंट्स दे दिए, चाबी दे दी, दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है ना। एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, इट इज प्लेज। सो प्लेज में आप कुछ दे रहे हो फॉर लोन, or you're giving it as security for the performance of contract, then that is known as a pledge. So these are two examples of pledge. Next, चलो pledge की definition पढ़ लेते हैं। चलो pledge की definition देख लेते हैं और उसी में से essentials भी पढ़ लेते हैं। Section 172 of the Indian Contract Act defines pledge. अभी थोड़ी देर में हम ये भी देखेंगे कि प्लेज वाले यूनिट में हम कितने सेक्शंस पढ़ने वाले हैं और उन सेक्शंस की हेडिंग क्या है। तो वो आप नोटबुक में लिख लेना, तो आपके पास एक लिस्ट भी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 172 डिफाइंस प्लेज। वैसे तो मैं इतना इंसिस्ट नहीं करती स्टूडेंट्स को कि नहीं सेक्शन नंबर्स याद ही करके जाओ, लेकिन डेफिनेशन वाला सेक्शन है ना, तो अगर डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ गया या असेंशियल्स पे क्वेश्चन आ जाता है, आपको अगर सेक्शन नंबर लिखना पड़ेगा वहां पे, तो एटलीस्ट डेफिनेशन वाला सेक्शन तो आपको आना ही चाहिए। सो सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस प्लेज एज, देखना हाँ स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में ही आपको एसेंशियल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। प्लेज इज नथिंग बट बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी। रुक जाओ, ये एक बेलमेंट है। यस, प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। तो यहां पर हम वो लिख दें, बेलमेंट क्यों लिखा है, बिकॉज प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। इसीलिए तो यहां पर बेलमेंट वर्ड मेंशन किया है। और बेलमेंट मीन्स टू डिलीवर, प्लेज में भी तो डिलीवरी हो रही है। किस चीज की डिलीवरी हो रही है, गुड्स। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों दे रहे हैं हम ये, एज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसके लिए, आइदर फॉर पेमेंट ऑफ डेट मतलब लोन, और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की अरे चिंता मत करो, हम हमारी प्रॉमिस फुलफिल कर देंगे। और इसी प्लेज को हम प्लेज या पॉन भी बोलते हैं। यस, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉन। इसी में से हमको असेंशियल एलिमेंट्स मिल जाएंगे, एंड द फर्स्ट असेंशियल एलिमेंट इज दैट देयर मस्ट बी बेलमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। क्योंकि प्लेज एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है, तो उसको सारे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट अप्लाई करेंगे, लेकिन उन असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी अप्लाई करता है। क्या है वो यहां पर देखेंगे। यहां पर हम वो बेलमेंट तो कर रहे हैं, बट इट इज फॉर सिक्योरिटी। क्यों दे रहे हो एज सिक्योरिटी,
ये प्रॉमिस करके कि भाई अरे चिंता मत करो, हम हमारा जो डेट है वो सेटिस्फाई कर देंगे, या जो प्रॉमिस किया है वो फुलफिल कर देंगे। किस चीज की दे रहे हो? गुड्स की। गुड्स मतलब क्या? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सिर्फ मूवेबल ही यहां पर, क्योंकि मूवेबल ही डिलीवर हो सकते हैं ना। गुड्स मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, तो सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स को आप प्लेज कर सकते हो। एंड देयर मस्ट बी डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स देयर मस्ट बी वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम द पॉनर टू द पॉनी। तो डिलीवरी चाहिए, इसीलिए हम गुड्स का ही वो कर सकते, बिकॉज गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल की ही हम डिलीवरी दे सकते हैं। सो दीज आर द 4 एसेंशियल्स ऑफ प्लेज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने कुछ नोट्स भी बना लिए अपने लिए, हमने ये देख लिया कि कौन से सेक्शन अप्लाई करता है फॉर डेफिनेशन एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। अच्छा, इसके अलावा हमें और क्या सेक्शंस पढ़ने हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। Let us discuss the various sections relating to pledge. We will start with 172 and we will end at 181. Section 172 defines pledge. It defines pawner and pawnee, or pledger and pledgee. So pledge, pawner and pawnee, they are defined in section 172. Then section 173 to 176, it discusses rights of the pawnee. Okay, rights of pawnee. Pawnee is the person to whom the goods are given as pledge. I'm not discussing it over here because we are going to study this separately, so I'll explain it over there. You can pause the video, write the list in your notebook. You will understand this slowly as we discuss the provisions. Then we have section 177. It is defaulting pawner's right to redeem. Now what if the pledge has a fixed time, stipulated time for the repayment of loan or for performance of promise? So let's say that a time is fixed where the pledger has to perform the promise, but he fails. He commits some kind of delay. Then he has the right to still redeem, that is, repay the money. Maybe he'll have to repay along with interest or other charges, but he has the time to repay the loan till the pawnee sells the goods. See, we discussed earlier that if the pawner fails to repay the, okay, if the pawner means pledger, someone who has given the goods on pledge. If the pawner fails to repay, okay, fails to redeem, pawnee has the right to sell the goods. But until the pawnee exercises that right, pawner still has time, even though there is a delay. He still has time to repay the loan, to perform the promise, maybe along with interest or other expenses. He can exercise this right till the pawnee sells the goods. After the goods are sold, then we can't do anything. Pawnee has recovered the money. After this, we are going to study pledge by non-owner. Just like how we discussed sale by non-owner in Sale of Goods Act, we will discuss pledge by non-owner. That is covered in section 178, 178A and 179. 180 and 181 we are not going to discuss because this is not covered in the module. Both sections are not covered. So it is not there in your syllabus. That is why we are not going to discuss that. But I just wanted to give you a list that there are 172 to 181 sections which we are going to cover in pledge. So now you can pause the video, write the entire list in your notebook. Next, let us discuss the rights and duties of pawnee. आगे बढ़ने से पहले ये रिवाइज कर लेते हैं कि pawnee आखिर में होता कौन है. See, there are two parties, pawner and pawnee. Pawner is the person जो goods देता है as security and pawnee is the person to whom the goods are given as security. Pawnee also acts like a bailey. तो जब हम rights and duties पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैम ये तो बेली जैसे ही लग रहा है. सबसे पहली जो राइट है, इट इज राइट टू रिटेन. अच्छा,
एक्स ने अपनी ज्वेलरी दी थी टू द लोकल ज्वेलर और उसने ज्वेलर से लोन ले लिया। ये मेरे जो एग्जाम्पल है इसमें एक्स ने ज्वेलरी दी है, ही इज द पॉनर एंड ज्वेलर इज द पॉनी। अब ज्वेलर को जब तक अपना पूरा अमाउंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट, अदर एक्सपेंसेस विच ही हैज इनकर्ड वो रिकवर नहीं हो जाता, ही इज नॉट गोइंग टू रिटर्न द ज्वेलरी। एक्स ये नहीं बोल सकता कि अरे ज्वेलर, मैंने तो सिर्फ तेरे से प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन लिया था, तू ज्वेलरी सिर्फ उसी के लिए रिटेन कर। नहीं, लॉ गिव्स द ज्वेलर राइट टू रिटेन द गुड्स नॉट ओनली फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन बट ऑल्सो फॉर इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। तो जब तक उसको एक एक रुपया नहीं मिल जाता वो ज्वेलरी अपने पास रख सकता है। सो ओवर हियर लेट अस डिस्कस द थ्योरी अलोंग विद वन मोर एग्जांपल। Pawnee has the right to retain the goods pledged for the principal, payment of debt or performance of promise। तो जब तक उसको अपना पूरा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिल जाता, ठीक है, ये यहां पर मैं ऐड कर देती हूं वर्ड प्रिंसिपल, जब तक उसको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिल जाता वो गुड्स अपने पास ही रखेगा। प्रिंसिपल के साथ साथ ही विल ऑल्सो want interest, तो जब तक इंटरेस्ट नहीं मिलता he can retain the goods। he can also retain the goods for expenses incurred by him in respect of possession and preservation of the goods pledged। तो अगर वो गुड्स को सेफ रखने के लिए या उनको प्रिजर्व करने के लिए उसने कुछ खर्चा कर दिया वो भी रिकवर कर सकता है। so he can retain the goods for the principal, interest and other expenses। example देख लेते हैं स्टूडेंट्स। Bank has given money to M against the security of stock। अब अगर बैंक ने स्टॉक अपने पास रखा है तो कोई गोडाउन में रखा होगा, गोडाउन में कोई सिक्योरिटी लगाई होगी, तो वो सिक्योरिटी की सैलरी देनी, उधर इलेक्ट्रिसिटी होगी, कभी कभार गुड्स को टेम्परेचर रूम में रखना पड़ता है, अंडर कंट्रोल टेम्परेचर। अगर बैंक ने कोई भी खर्चा किया है, अभी लोन लिया तो उनके प्रोसेसिंग चार्जेस भी होते हैं, ये सारा कुछ वो एम से रिकवर कर सकता है। और अगर एम नहीं देता है तो गुड्स भाई हम अपने पास ही रखेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट ऑफ रिटेनर। सेकेंड, ही हैज द राइट टू रिटेन द गुड्स for subsequent debts, subsequent advances as well। section 174 इस पे ज्यादा करके case based questions आते हैं। now let's say that Mr. A has given loan to B against the security of a gold plated watch। let's say कि gold plated watch का वैल्यू काफी ज्यादा है as compared to the loan। अच्छा, फिर दोबारा से A ने बी को और पैसे दिए 5,000 रुपीज, लेकिन बी ने अब सेकेंड टाइम कोई सिक्योरिटी नहीं दी। माई क्वेश्चन टू यू इज, कैन ए रिटेन दिस गोल्ड वॉच टिल द एंटायर अमाउंट ऑफ लोन इज रीपेड? क्या वो इस गोल्ड वॉच को ऑटोमेटिकली सेकेंड लोन पे भी अप्लाई कर सकता है? आंसर इज यस। नाउ लेट्स से कि हमने उसी पर्सन को पहले एक लोन दिया था, उसने दोबारा से एक और लोन लिया लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं दी, तो लॉ बोलता है कि जो उसने पहले लोन के लिए सिक्योरिटी दी थी यू कैन ऑटोमेटिकली अप्लाई इट फॉर द सेकेंड लोन ऑल्सो। अच्छा, मैं इसमें एक वेरिएशन लेकर आती हूँ, ठीक है। बी ने फर्स्ट लोन जो है वो रीपे कर दिया, लेकिन वो सेकेंड लोन जो है उसने अभी तक रीपे नहीं किया है। Can A continue to retain the security? Yes, even if the first loan is repaid, A can continue to retain this security till the second loan is repaid। तो लॉ बोलता है कि ये जो सिक्योरिटी है वो ऑटोमेटिकली सब्सिक्वेंट लोन को भी अप्लाई कर देती है। अच्छा, इसके बेसिक्स क्या है? देखो, बेसिकली तो हम ये बोलते हैं दैट पॉनी इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स only for the debt or promise for which the security was given। या तो in other words जैसे यहां पर लिखा है, Pawnee is not entitled to retain the goods for any debt or promise other than the debt or promise for which the goods are pledged। तो A ने अगर B को लोन दिया है तो एंड B ने सिक्योरिटी दी, तो A ये नहीं बोल सकता है कि अरे ये सिक्योरिटी ना मैं तुम्हारे फादर के लोन को भी अप्लाई कर दूंगा। नहीं,
जिस लोन के लिए हमने सिक्योरिटी दी है, आइडियली आप बस वो सिक्योरिटी उसी लोन के रीपेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, उसी पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन लॉ ने एक छोटा सा एक्सेप्शन भी डाला है कि अगर आप उसी पर्सन को और लोन देते हो और फिर वो कोई सिक्योरिटी नहीं देता, देन यू कैन अप्लाई द सिक्योरिटी रिसीव्ड फॉर द previous loan, you can apply that to subsequent loan as well. When the pawnee lends money to the same debtor after the date of pledge without any further security, second loan, subsequent loan के लिए कोई security नहीं मिली, it is presumed, ये presumed word को हम highlight करेंगे क्योंकि हमें कोई अलग से agreement नहीं करना पड़ता है. It is presumed that the right of retainer of the pledged goods will extend even to subsequent advances unless it is otherwise प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, इसका मतलब है कि हम कॉन्ट्रैक्ट से इस राइट को एक्सक्लूड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर ना ए और बी ने एग्री किया दैट द गोल्ड प्लेटेड वॉच विल बी अप्लाइड एज सिक्योरिटी ओनली फॉर द फर्स्ट डेट, नॉट फॉर द सेकेंड डेट, नॉट फॉर सब्सिक्वेंट. हाँ, इन दैट केस द वॉच विल नॉट अप्लाई टू द सब्सिक्वेंट एडवांस. लेकिन अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम एक बेसिक प्रिजम्पशन लगा देंगे that the security will automatically apply to subsequent advances as well. Section 174 case law case based question में बहुत frequently पूछा जाता है, तो ये आपको memorize करना है section number. Then we have right to seek reimbursement of extraordinary expenses. अरे ये extraordinary expenses क्या होते हैं? bailment का ही same concept है. yes, ordinary expenses are those expenses जो मुझे पता है होने ही वाला है. जैसे मैंने मेरा डॉग नेबर के पास रखा तो मुझे पता है वो खाने वाला है, ये तो खर्चा होने ही वाला है. दीज आर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस जो मुझे नहीं पता था होने वाले हैं. जैसे डॉग फेल इल तो वेट के पास लेके जाना पड़ा. अभी ये तो अनएक्सपेक्टेड था ना, वी वर नॉट अवेयर कि ऐसा कुछ होने वाला है. तो दोज अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आर नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. पॉनर ने पॉनी को गुड्स दिए हैं. अब पॉनी कुछ उन पे खर्चा करता है, अगर वो ऑर्डिनरी है, ठीक है, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, देन द पॉनर विल हैव टू ऑब्वियसली पे दोज ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. और अगर नहीं देता है देन द पॉनी कैन रिटेन द गुड्स. ठीक है, वो गुड्स अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक उसको पॉनर से पैसे नहीं मिल जाते. तो पॉनी ने जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं he can recover it from the pawners. और अगर पॉनर देने से मना कर देता है तो ठीक है, हम गुड्स अपने पास ही रखेंगे जब तक तुम पैसे नहीं दोगे. ये पढ़ा था ना हमने राइट ऑफ रिटेनर, वही तो है. लेकिन अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की हम बात करें, इफ द पॉनी हैज इनकर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस तो वो गुड्स रिटेन नहीं कर सकता. ठीक है, ही कैन नॉट रिटेन द गुड्स, बट येस ही कैन वेरी वेल फाइल अ केस. तो वो रिटेन नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको राइट ही नहीं है टू रिकवर. तुम भले रिटेन नहीं कर सकते लेकिन तुम केस करके वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रिकवर जरूर कर सकते. तो ये वीडियो पॉज करके छोटा सा टेबल है, अपने बुक में लिख लो. डन, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. पॉनी हैज द राइट टू रिकवर फ्रॉम द पॉनर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस विच ही हैज इनकर्ड. वो रिकवर जरूर कर सकता है, उसके पास राइट जरूर है. तो राइट तो है टू रिकवर, लेकिन वो रिटेन नहीं कर सकता गुड्स. और ही कैन ओनली sue the pawnee for recovery of the extraordinary expenses. ठीक है. Then we have right to sue or sell on default of the pawnee. अब पॉनर ने पॉनी को गुड्स दे दिए थे और लोन लिया था. What if पॉनर डिफॉल्ट्स? वो ये लोन रीपे ही नहीं कर रहा, तो पॉनी क्या करेगा? सिंपल, वो मार्केट में जाएगा, ये गुड्स को सेल कर देगा, जो भी पैसा आएगा उससे अपना वो लोन, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस सब कुछ सेटिस्फाई कर देगा. लेट्स से गुड्स 60,000 के थे लेकिन उसने सेल 80,000 में किए, तो क्या ये प्रॉफिट खुद रख ले? नहीं भाई, जो भी प्रॉफिट उसने कमाया है ही विल हैव टू रिटर्न इट टू द पॉनर, क्योंकि पॉनर ओनर है ना. और अगर लॉस में बेचा तो लाइक 50,000 में बेचा तो जो भी है वो रिकवर कर लेगा फ्रॉम द पॉनर. ओके,
और वर्ड यहां पर ये बताता है दैट दीज राइट्स आर ऑल्टरनेटिव, दे आर नॉट क्यूमुलेटिव। आप दोनों एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या तो केस करो या फिर गुड सेल करके अपने लोन की रिकवरी कर लो। इन केस द pawnee fails to redeem the debt or perform the promise, pawnee has the right to sue. आप केस कर सकते हो। Alternatively, pawnee can under certain circumstances sell the goods after giving reasonable notice. जैसे goods perishable हैं, हम अपने पास नहीं रख सकते। अच्छा, खर्चा बढ़ते जा रहा है, उन पे भी कितना रखेंगे ना अपने पास, तुम लोन रीपे करो, हम और एक्सपेंसेस इनका नहीं कर सकते, बेच दो। बट आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस, अगर बिना नोटिस दिए हमने कुछ सेल कर दिए तो देखो, अब पॉनर ने पॉनी को गुड्स दिए थे लेकिन वो रीपे ही नहीं कर रहा, तो पॉनी ने आगे थर्ड पार्टी को गुड्स सेल कर दिया लेकिन नोटिस नहीं दिया। तो लॉ बोलते हैं देखो, अगर नोटिस नहीं दिया तो थर्ड पार्टी को सेल वैसे तो वॉइड होना चाहिए, लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी गुड फेथ में ले लेती है विदाउट नोइंग कि पॉनर ने गुड्स दिए थे, इसने बिना नोटिस सेल कर दिए, अगर गुड फेथ में दे देती है देन द सेल विल बी वैलिड। ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा और उसको दूसरी जगह पे लिख देती हूँ। तो उसने अगर थर्ड पार्टी को गुड्स सेल कर दिए, वैसे तो ये सेल वॉइड होनी चाहिए बिकॉज पॉनी इज नॉट द ओनर, सो थर्ड पार्टी शुड ऑल्सो नॉट बी द ओनर, क्योंकि नोटिस तो दिया ही नहीं। लेकिन अगर थर्ड पार्टी इसको गुड फेथ में ले लेती है देन द सेल विल बी वैलिड। अरे सेल वैलिड हो गई, बेचारा पॉनर, उसके तो गुड्स चले गए, उसको नोटिस भी नहीं मिला। डोंट वरी पॉनर, यू कैन रिकवर डैमेजेस, ठीक है, यू कैन रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द पॉनी। तो रीजनेबल नोटिस देना कंपलसरी है, इट्स एक्चुअली अ लीगल रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि नोटिस देकर ही आप सेल कर सकते हो। अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो वो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, और लॉस हुआ तो हम वो रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द पॉनर। पॉनी कैन नॉट सेल द गुड्स टू हिमसेल्फ। अब पॉनी ने क्या सोचा, कहां जाके मैं बायर ढूंढूंगा, चलो ये गुड्स मैं खुद ही रख लेता हूं, खुद को ही बेच देता हूं, नहीं चलेगा। और अगर उसने ये कर दिया, सेल इज void and the pawnee can recover the goods from the pawnee on paying the amount due। तो अगर पॉनी ने गुड्स खुद ही रख लिया और पॉनर को बोलता चल भाई सेटलमेंट हो गया, अभी नहीं चलेगा, ये सेल वॉइड है, पॉनर लोन रीपे करके अपने गुड्स रिकवर कर सकता है। तो ये थे 4 राइट्स, 173, 74, 75 एंड 176। मोस्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन 173 एंड 174, तो वो आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव ड्यूटीज ऑफ द पॉनी। ड्यूटीज ऑफ पॉनी दे आर वेरी सिमिलर टू ड्यूटीज ऑफ बेली, बस बेली को अपने माइंड में रखो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने एक निमोनिक क्रिएट किया है, कम रा, रूम, इजी टू रिमेंबर। It is the duty of the pawnee to take reasonable care of the goods. C, okay, care, सबसे पहला लेटर। जैसे बेली में था, you have to take reasonable care of the goods। वहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था ना कि बेली को हमने हॉर्स दिया, उसने आगे अपने फ्रेंड को दे दिया, हॉर्स इंजर हो गया, बेली इज लायबल। ये यू हैव नॉट टेकन रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, सॉरी वो अनऑथराइज्ड यूज का है। रीजनेबल केयर में यू आर सपोज टू टेक रीजनेबल केयर टू प्रिजर्व द गुड्स। जैसे हॉर्स बेल कर दिया हमने, तो यू आर सपोज टू गिव हिम फीड, और अगर तुम नहीं करते हो, you don't give him feed and the horse dies, you are responsible, so you have to take reasonable care of the goods। हमने एक और एग्जाम्पल किया था स्टूडेंट्स, जहां पर वो ज्वेलरी दी थी, तो अब अपने सेफ लॉकर में रखो, सो टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज, हाँ इसमें वो हॉर्स का एग्जांपल था कि हमने आपको हॉर्स दिया था फॉर ओन राइडिंग, आपने अपने फ्रेंड को दे दिया या आपने उसको कमर्शियल यूज के लिए यूज कर दिया, हॉर्स को कुछ भी हो जाता है, देन द बेली और पॉनी विल बी लायबल। ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन गुड्स, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स ऑन रीपेमेंट ऑफ द डेट, तो अगर आपने डेट रीपे कर दिया, आपको अपने गुड्स वापस मिलने चाहिए। ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशंस टू द गुड्स, एक्रीशन मतलब एडिशन, इंक्रीमेंट या फिर प्रॉफिट। जैसे हमने दिया था काउ, काउ गेव बर्थ टू अ काफ, देन यू हैव टू रिटर्न नॉट ओनली द काउ बट ऑल्सो द काफ। हमने अगर शेयर्स प्लेज किए थे, उस पर बोनस शेयर्स इशू हो गए, यू हैव टू रिटर्न नॉट ओनली द शेयर्स बट ऑल्सो द bonus shares। So these are the duties
ऑफ पॉनी। क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इस पे आएगा, राइट्स पे केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ये सिर्फ आप एक बार रीड करके जाना बिफोर द एग्जाम। लेट अस डिस्कस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर। पॉनर कौन है? जो गुड्स दे रहा है। ही इज वेरी सिमिलर टू बेलर, तो जो गुड्स देता है एज सिक्योरिटी, ही इज नोन एज द पॉनर और द बेलर। राइट्स एंड ड्यूटीज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पॉनर का तो कभी आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। राइट्स में सबसे पहली राइट है राइट टू रिडीम, सेक्शन 177। अच्छा, व्हाट इफ कुछ टाइम दिया हुआ था हमने पॉनर को टू आइदर रीपे द लोन और टू परफॉर्म द प्रॉमिस। सो देयर वाज सम स्टिपुलेटेड टाइम, स्टिपुलेटेड मतलब कुछ फिक्स टाइम हमने उसको दिया था, लेकिन पॉनर ने उस टाइम में ना लोन रीपे किया, अगर परफॉर्मेंस था वो भी नहीं दिया। सो इफ द पॉनर डिफॉल्ट्स एट द स्टिपुलेटेड टाइम, वो डिफॉल्ट कर देता है। जो लोन मैंने बोला था 2 महीने में रीपे करना, उसने नहीं किया। 15 दिन में परफॉर्म कर देना, उसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट, तो हमने पढ़ा था ना कि डिफॉल्ट में पॉनी हैज द राइट टू सेल, लेकिन पॉनी ने अब तक गुड्स सेल नहीं किए। पॉनर तेरे पास टाइम है, तू एक काम कर, लेट हुआ तो क्या हुआ, थोड़े एडिशनल चार्जेस पे कर दे, अपने गुड्स वापस ले ले, तेरे पास अब भी टाइम है, गुड्स सेल नहीं हुए हैं। सो पॉनर may redeem the goods pledged at any subsequent मतलब later time by paying certain additional expenses। तो वैसे पॉनर इज लायबल टू पे द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस, थोड़े एडिशनल एक्सपेंसेस डीले वाले पे कर दे, गुड्स वापस ले ले। सो ही हैज द राइट टू रिडीम। द नेक्स्ट राइट इज राइट टू गेट द पॉनीज ड्यूटीज ड्यूली एनफोर्स्ड। अरे हमने पिछले स्लाइड में पढ़े थे ना पॉनी के ड्यूटीज क्या होते हैं, तो वो सारे ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे कि नहीं, ये हम देखेंगे। एंड लास्टली यू हैव द राइट टू सू। अब देखो, पॉनर ने लोन रीपे कर दिया या फिर उसने परफॉर्मेंस का जो प्रॉमिस किया था वो पूरा कर दिया, पर पॉनी गुड्स रिटर्न ही नहीं कर रहा। अब मैंने लोन रीपे कर दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, मुझे मेरे गुड्स वापस चाहिए, पॉनी दे ही नहीं रहा। तो पॉनर 3 साल के अंदर अंदर, ओके, हमने पढ़ा था ना 3 years लॉ ऑफ लिमिटेशन, 3 years के अंदर अंदर वो पॉनी को सू कर सकता है और अपना जो प्लेज्ड गुड्स है वो वापस ले सकता है। पॉनर हैज द राइट टू सू बट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, और ये कहां पर लिखा है? लॉ ऑफ लिमिटेशन में। इन केस द पॉनी रिफ्यूजेस टू रिटर्न द गुड्स इवन आफ्टर पेमेंट ऑफ डेट, तो मैंने पेमेंट कर दी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, फिर भी तुम मुझे गुड्स रिटर्न नहीं कर रहे, हम केस कर देंगे। तो 3 राइट्स हमने पढ़े, राइट टू रिडीम, राइट टू गेट द ड्यूटीज एनफोर्स्ड एंड द राइट टू सू। अब ड्यूटीज भी देख लेते हैं। ड्यूटी टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ प्लेज, तो देखो अभी हमने अगर गुड्स प्लेज किए हैं, लोन लिया, कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, टर्म्स होंगे, उन्हें फॉलो कर लो। सो कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ प्लेज। ड्यूटी टू कॉम्पेंसेट द पॉनी फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ये तो वैसा ही हुआ ना, एक के राइट्स दूसरे के ड्यूटीज। तो पॉनी हैज द राइट टू रिकवर, हियर इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू पे द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ड्यूटी टू पे द लॉस ऑन सेल ड्यू टू डिफॉल्ट, तो अगर हमने डिफॉल्ट कर दिया, पॉनी ने आगे गुड्स सेल कर दिए, लॉस हो गया, वो तो पॉनर से ही लेगा ना। ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल फॉल्ट्स इन द गुड्स which may put the pony to extraordinary risk। मैंने आपको मेरा स्कूटर दिया है सिक्योरिटी, इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू कि भाई पीछे के टायर में हवा कम है या पंचर है या ब्रेक नहीं चल रही, बिकॉज अगर आपने वो यूज कर लिया तो आपको बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इट इज माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू अबाउट ऑल द मटीरियल डिफेक्ट्स नोन टू मी विच मे इंटरफियर इन विद यू व्हेन यू यूज द गुड्स। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, कॉम्पेंसेट द पॉनी for the loss caused due to Pawner's defective title। तो अब यहां पर देखो, पॉनर ने पॉनी को गुड्स दिए थे, अरे लेकिन वो ओनर है ही नहीं, ही इज नॉट द ओनर। तो हमने पढ़ा था ना कि प्लेज आप तभी कर सकते हो जब आप ओनर हो। यू कैन प्लेज ओनली दोज गुड्स ऑफ विच यू आर द ओनर, जैसे सेल में यू कैन सेल ओनली दोज गुड्स ऑफ विच यू आर द ओनर।
प्लेज बाय नॉन ओनर इज नॉट वैलिड, ये तो वैलिड है ही नहीं। अगर इसकी वजह से पॉनी को कुछ नुकसान हो जाता है, ही कैन रिकवर इट फ्रॉम द पॉनर। तुम ओनर थे ही नहीं, तुमने फिर भी गुड्स प्लेज कर दिए, मुझे ट्रू ओनर को कॉम्पेंसेशन देना पड़ा, इसमें पॉनी बोलता है मेरी क्या गलती है। ही कैन रिकवर ऑल दैट फ्रॉम द पॉनर। तो ये थे सारे ड्यूटीज ऑफ पॉनर। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आज तक क्वेश्चन आया तो है नहीं। तो ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पॉनर हमने यहाँ पर पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्लेज बाय नॉन ओनर। ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन। जैसे हमने सेल बाय नॉन ओनर किया था, वैसे ही हम पढ़ लेंगे प्लेज बाय नॉन ओनर। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, प्लेज बाय नॉन ओनर। डू यू रिमेंबर हमने पढ़ा था सेल बाय नॉन ओनर, बस ये उसी के जैसा है। इंस्टेड ऑफ सेल आपको प्लेज वर्ड यूज करना है। द प्रोविजंस एवरीथिंग इज द सेम, एग्जांपल्स भी वही सेम रहेंगे, सिर्फ सेल के बदले अब हम प्लेज वर्ड यूज करेंगे। चलो देख लेते हैं प्लेज बाय नॉन ओनर। बट उसके पहले ये समझ लेते हैं कि इस पे क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दे कैन आस्क यू अ थियोरी क्वेश्चन जहां पर आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे ऑफ प्लेज बाय नॉन ओनर, या फिर वो आपको कोई केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स एंड 99% उन्हीं एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस प्लेज बाय नॉन ओनर, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। बेसिक रूल तो स्टूडेंट्स यही बोलता है दैट ओनली द ओनर कैन सेल द गुड्स, ओनली द ओनर कैन प्लेज द गुड्स। Pledge by non-owner is not valid. However, under certain circumstances, exceptional circumstances, pledge by non-owner is valid. तो हम बेसिक रूल हमेशा यही याद रखेंगे कि प्लेज बाय नॉन ओनर तो वैसे वैलिड नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्लेज बाय नॉन ओनर वैलिड होगा। और सबसे पहला एक्सेप्शन है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। सेक्शन 178, ये सेक्शन नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन आता है। अब ये मर्केंटाइल एजेंट होता कौन है और ये हमारे लिए काम क्या करता है? मर्केंटाइल एजेंट इज समवन हु हैज द अथॉरिटी टू सेल गुड्स फॉर मी, कंसाइन गुड्स फॉर मी, बाय गुड्स फॉर मी और रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। Examples include auctioneers, brokers, factors, etc. तो मर्केंटाइल एजेंट क्या करता है? वो मेरे बिहाफ पे गुड्स सेल करता है। अगर वो सेल करता है तो मेरे लिए बाय भी कर सकता है ना, तो वो बाय कर सकता है। वो गुड्स को कंसाइन भी कर सकता है। सो ही कैन सेल, ही कैन बाय, ही कैन कंसाइन, ही कैन ऑल्सो रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। मतलब अगर हम उसे अथॉरिटी दें तो वो हमारे बिहाफ पे प्लेज करके लोन भी ले सकता है। ही कैन रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, मतलब वो गुड्स को प्लेज करके लोन भी ले सकता है। अब हम एजेंट क्यों अपॉइंट करते हैं? क्योंकि भाई वी कांट बी प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस। तो हम अगर मुंबई में स्टेशन है और मुझे मेरा एक ब्रांच दिल्ली में रखना है, तो वहां पर मुझे एजेंट अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो वो बार बार तो मुझे कॉल नहीं करेगा, इसीलिए मैं उसको अथॉरिटी दे दूं, भाई तू ही गुड्स खरीद, तू बेच, तू कंसाइन कर मेरे बिहाफ पे। अब वो मेरे बिहाफ पे प्लेज भी कर सकता है, लेकिन वो ये सारी चीजें तभी कर पाएगा जब मैं उसको अथॉरिटी देती हूं। मैंने उसको ये अथॉरिटी दी है, ये देखो, ही हैज द अथॉरिटी, तो मुझे उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, तब जाके वो ये सब काम कर सकता है। वो ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा जस्ट बिकॉज ही इज अ मर्केंटाइल एजेंट। सो ही शुड हैव द अथॉरिटी टू बाय, सेल, कंसाइन गुड्स, रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। अच्छा, अब यहां पर क्या हो रहा है देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूं, उससे आपको पूरा प्रोविजन सब क्लियर हो जाएगा। X हैज अपॉइंटेड अ मर्केंटाइल एजेंट। वैसे ये मर्केंटाइल एजेंट पे के पास बाय करने की, गुड सेल करने की, कंसाइन करने की अथॉरिटी है, लेकिन हमने इसको प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं दी। ओके, वी हैव नॉट गिवन हिम अथॉरिटी टू प्लेज। हमारी मर्जी, हमें उसको जो भी राइट्स देनी है हम दे सकते हैं। जनरली एजेंसी में आपको एक एक्सप्रेसली पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना पड़ेगा और आप उसमें लिख सकते हो कि आपको कौन सी राइट्स देनी है। तो यहाँ पर मैंने उसको बाय करने की, सेल करने की, कंसाइन करने की राइट्स दी, लेकिन मैंने उसको प्लेज करने की राइट नहीं दी। फिर भी मेरा मर्केंटाइल एजेंट एक दिन चला गया और उसने मेरे गुड्स प्लेज कर दिए
विद पी, उसने गुड्स प्लेज कर दिए। अब जिसको प्लेज किए हैं वो है मेरा पॉनी। अब क्या मर्केंटाइल एजेंट के पास प्लेज करने की अथॉरिटी थी? नहीं थी। ही इज नॉट द ओनर। आइडियली अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं थी तो पॉनी को भी गुड टाइटल नहीं मिलना चाहिए, यस और नो। लेकिन हम तो एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। अंडर दीज एक्सेप्शनल केसेस इफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन द प्लेज इज वैलिड। कौन से कंडीशंस है? मर्केंटाइल एजेंट इज एक्टिंग इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब पॉनी को डाउट आया ही नहीं कि यार ये मर्केंटाइल एजेंट के पास तो प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं होगी, उसको डाउट ही नहीं आया। उसने देखा कि गुड्स मर्केंटाइल एजेंट के पास थे, वो प्लेज करने आया है, उसने प्लेज कर दिए गुड्स। तो मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स का पोजेशन था। ही इज प्लेजिंग वाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ मर्केंटाइल एजेंट। वो एक्स के ही गुड्स प्लेज कर रहा है। ये काम जनरली मर्केंटाइल एजेंट्स करते हैं। पॉनी टेक्स द गुड्स इन गुड फेथ। उसको डाउट आया ही नहीं कि शायद इसके पास अथॉरिटी नहीं होगी। उसको लगा कि मर्केंटाइल एजेंट आया है, उनके पास अथॉरिटी होती है, ये तो गुड्स भी लेकर आया है, तो उसने गुड फेथ में रख लिया। ही डिडंट नो दैट एजेंट हैड नो अथॉरिटी टू प्लेज। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन द प्लेज इज वैलिड। ओके, प्लेज विल बी वैलिड। अच्छा, प्लेज वैलिड है, इसका क्या मतलब होता है कि जब तक पॉनी को अपने पैसे नहीं मिल जाते वो गुड्स नहीं देगा, है ना। तो प्लेज इज वैलिड, जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाते वो गुड्स रिटर्न नहीं करेगा। अब लॉ ने इसमें ना और डिटेल में कुछ पूछा ही नहीं है, और आपको भी एग्जाम में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता है, सिर्फ इतना आता है वेदर प्लेज इज वैलिड और नॉट। तो आप बोलोगे यस द प्लेज इज वैलिड इफ ऑल दोस 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आपको अगर चाहिए तो आप अभी वीडियो पॉज करके ये एग्जाम्पल लिख सकते हो एंड देन वी विल रीड द कंडीशंस। तो पॉज करके लिख लो। लिखा? ठीक है। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड? ही मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए टू प्लेज। ही प्लेजेस वाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ मर्केंटाइल एजेंट। यही तो उनका काम है, वो वही काम कर रहा है। The pawnee has no notice that pawner agent has no authority to pledge। उसको पता ही नहीं that agent doesn't have authority to pledge। उसको लगा ordinary course में आया है, उसके पास तो authority होगी। And the pawnee has acted in good faith। If all these 4 conditions are cumulatively satisfied then the pledge is valid। Okay, pledge is valid, all conditions have to be satisfied। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये तो मेरा सेक्शन 178 था, मैंने बताया था इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सेक्शन 178 ए, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जनरली कब वॉइडेबल होता है? व्हेन द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, बताओ, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। मिस्टेक आएगा? नहीं 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 नहीं, मिस्टेक तो वॉइड होता है। ओके, अब अगर आपने किसी का कंसेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में लिया है, लेट्स से दैट एक्स बाय फ्रॉड ऑब्टेन्स अ नेकलेस फ्रॉम वाई। फ्रॉड है, कॉन्ट्रैक्ट इज voidable at whose option? Contract is voidable at the option of Y। Y के पास दो options हैं, either keep quiet, treat the contract as valid, or cancel the contract। But before Y could cancel the contract, okay, X pledges the necklace with Z। Y ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से पहले ही इसने आगे प्लेज कर दिया। अब मेन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ ही नहीं, मेन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रह गया, तो जो कोलैटरल है, जो प्लेज है, वो भी वैलिड होगा ना। प्लेज वैलिड है मतलब जेड को जब तक अपने पैसे नहीं मिल जाते वो नेकलेस नहीं देगा। तो वाई को अगर अपना नेकलेस चाहिए तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन मैम वो क्यों पैसे दे? नेकलेस ले लो, बाद में जाके एक्स से वो रिकवर कर लेना। तो प्लेज तो वैलिड होगा। What are the 4 conditions to be satisfied? देखो, सबसे पहले the pawner is in possession of the goods under a contract voidable on the grounds of coercion, undue influence, fraud या फिर misrepresentation।
तो इनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। गुड्स आर प्लेज्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड। मेन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रह गया, प्लेज भी वैलिड होगी। पॉनी हैज एक्टेड इन गुड फेथ, ये तो कॉमन सा पॉइंट है। पॉनी हैज एक्टेड इन गुड फेथ, ही हैज नो नॉलेज दैट पॉनर्स टाइटल इज डिफेक्टिव। उसको पता ही नहीं है दैट एक्स ने तो फ्रॉड से लिया था, उसका तो टाइटल ही नहीं है, वो तो ओनर ही नहीं है, उसने तो फ्रॉड करके नेकलेस लिया था, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। So X is not the owner, this is not known to us. If all these four conditions are satisfied, students, then the pledge is valid. इस पे generally case based questions आते हैं। Section 178 ये section number हमारे लिए important है, and also highlight this as important for case study questions. The next circumstance where pledge by non-owner is valid is in case of pledge by co-owner. Now X, Y, Z, they are owners of a furniture. तीनों jointly own करते हैं, but the furniture is kept in the possession of X with the consent of Y and Z. Y and Z का consent है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या X अकेला ये फर्नीचर आगे प्लेज कर सकता है? अकेला कैसे करेगा? वो अकेला तो ओनर है ही नहीं ना, तीनों जॉइंट ओनर्स है तो तीनों प्लेज करेंगे। लेकिन मेरे एक्स ने आगे ए को गुड्स प्लेज कर दिया, और बेचारे ए ने डाउट भी नहीं किया, उसको लगा कि एक्स तो गुड्स लेकर आया है, उसके पोजेशन में है, उसने गुड फेथ में रख लिया। लॉ बोलता है कि अगर ये गुड फेथ में रख लेता है, ही हैज नो नॉलेज दैट एक्स अलोन कैन नॉट प्लेज, एक्स तो ओनर है ही नहीं, अगर उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, प्लेज इज वैलिड, प्लेज वैलिड है। हाँ, बाद में वाई और जेड को अगर कोई इश्यू है तो वो एक्स से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन प्लेज तो भाई वैलिड हो जाएगा। फॉर द प्लेज टू बी वैलिड दीज आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। तो ये हमारे सारे कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन क्या है? गुड्स मस्ट बी ओन्ड बाय मोर देन वन पर्सन, मतलब को ओनर्स होने चाहिए। गुड्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ वन ऑफ द को ओनर्स विद द कंसेंट ऑफ अदर को ओनर्स। दूसरों के कंसेंट से अगर हमने एक्स के पास फर्नीचर रखा है, वैसे तो वो प्लेज नहीं कर सकता, लेकिन अगर कर देता है, प्लेज इज वैलिड। ये जितने भी हमने एक्सेप्शंस पढ़े हैं ना, दे आर ऑल थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द थर्ड पार्टी कि भाई उसको प्रोटेक्ट करो, वो गुड फेथ में ले रहा है, उसकी क्या गलती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल। दो पॉइंट्स है, दो प्रोविजंस है, अलग अलग एक्सप्लेन करूंगी आपको। Let's say that X sold a car to Y. Okay, X ने कार सेल कर दी to Y. पोजेशन नहीं दी उसने, पोजेशन अब भी X के पास ही है। उसने बोला क्लीनिंग पॉलिशिंग करके तेरे को देता हूं ना 2 दिन में। While the car was in the possession of X, he pledged it with Z. I repeat, X ने कार सेल कर दी टू वाई। ओके, ही सोल्ड द कार टू वाई, लेकिन उसने पोजेशन नहीं दी, कार अब भी इसी के पोजेशन में। While the car was in his possession, he pledged it with Z, who as usual took it in good faith without knowing of the previous sale. Is the pledge valid? Yes, pledge is valid क्योंकि X ने कभी पोजेशन दी ही नहीं थी। अगर मैं इसमें एक वेरिएशन लेकर आऊं कि एक्स ने कार सेल करके पोजेशन भी दे दी, फिर वाई वो रिटर्न करता है ये बोल के कि भाई इसमें कुछ डिफेक्ट है, रिपेयर करके दो। While the car was now in the possession of X, he pledged it with Z. Is the pledge valid? यहां पर नहीं होगा क्योंकि X ने पोजेशन दी थी ना, जब उसके पास वापस आती है फॉर रिपेयर, देन ही एक्ट्स जस्ट लाइक अ बेली, एंड बेली कैन नॉट सेल द गुड्स, ही कैन नॉट प्लेज द गुड्स। तो वो केस में प्लेज वैलिड नहीं होगा। समझ गए? चलो इसी से रिलेटेड थ्योरी कर लेते हैं। सेलर हु इज लेफ्ट इन पोजेशन ऑफ द गुड्स आफ्टर सेल, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बायर हु ऑब्टेन्स द पोजेशन विद द कंसेंट ऑफ सेलर बिफोर सेल, ये मेरा एक्सप्लेन करना बाकी है। अब अगर प्लेजी ने गुड फेथ में गुड्स ले लिए,
without knowing of the previous sale, then the pledge is valid. अच्छा, अब जो मैंने छोड़ दिया था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. Let's say that X sold a sofa set to Y. उसने सोफा सेट सेल तो कर दिया, उसने पोजेशन भी दे दी, लेकिन ओनरशिप नहीं दी. उसने Y से कहा कि ओनरशिप तो मैं तुझे तब दूंगा जब तू फुल पेमेंट कर देगा, मतलब ही इज रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल. अब Y के पास पोजेशन तो थी. While he was in the possession of the sofa set, Y pledged it with Z. उसने प्लेज कर दिया. My question is, why अब ओनर तो है नहीं, is the pledge valid? एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, वैलिड ही होगा. Yes, the pledge is valid. रीजन क्या है? If the pledgee has acted in good faith, ये तो कॉमन है, गुड फेथ में एक्ट किया है, और उसको डाउट आया ही नहीं. उसने क्या देखा कि वाई के पोजेशन में है वो सोफा सेट, तो उसको लगा वाई के पास ओनरशिप भी होगी ना, डाउट करने का कोई रीजन ही नहीं था. तो उसने अगर ये सोफा सेट ले भी लिया, खरीद लिया, प्लेज कर लिया, द प्लेज इज वैलिड. जब तक जेड को अपने पैसे नहीं मिलते वो सोफा सेट रिटर्न नहीं करेगा. प्लेज इज वैलिड. देन वी हैव प्लेज where the pawnbroker has limited interest. यहां पर तो हम बहुत क्लियर है, जितना मेरा इंटरेस्ट उतने तक प्लेज वैलिड है, जितना मेरा इंटरेस्ट उतनी प्लेज वैलिड. अब जो मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं उसी पे क्वेश्चंस आते हैं. नाउ, एक्स फाउंड अ डिफेक्टिव वॉच ऑन द रोड. खराब थी वॉच, उसको मिल गई, उसने रिपेयर करवा ली. 100 रुपीज देकर उसने ये वॉच रिपेयर करा ली. देन ही गेव दिस वॉच टू वाई एंड प्लेज्ड इट फॉर 300 रुपीज. ठीक है, उसने ये वॉच को रिपेयर किया, फिर वाई के पास प्लेज कर दिया फॉर 300 रुपीज. जेड द ट्रू ओनर केम टू नो अबाउट इट. उसको पता लगा कि मेरी वॉच वाई के पास पड़ी है. वो गया, बोलते मैं ओनर हूं, मुझे मेरी वॉच चाहिए. वाई बोलते लेकिन मैंने तो इस पे प्लेज करके पैसे दिए, तू मुझे पैसे दे. जेड बोलता है कि अगर मैं ये वॉच रिपेयर कराता तो मैं भी 100 रुपए देता, तो मेरे लिए तो सिर्फ 100 रुपए की प्लेज वैलिड है. तो जेड 100 रुपीज देगा और अपनी वॉच ले लेगा. अरे लेकिन बेचारा वाई, उसने तो 300 रुपीज में प्लेज की थी ना. डोंट वरी, एक्स तू 200 रुपीज दे दे वाई को. जेड ने 100 रुपीज दे दी, सब लोग अपना अपना इंटरेस्ट दे दो. वाई तू 200 रुपीज एक्स से रिकवर कर लेना, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट है. उसने 300 रुपीज की जो प्लेज ली उसमें 100 रुपीज रिपेयरिंग में भी तो डाले ना. तो 200 रुपीज का जो उसका इंटरेस्ट है वो तू एक्स से ले ले, और जेड का इंटरेस्ट 100 है, वो 100 देके अपनी वॉच ले लेगा. तो लॉ बहुत ही क्लियरली बोलता है दैट प्लेज बाय अ पर्सन हु हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट इज वैलिड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट. तो जितना मेरा इंटरेस्ट उतने तक मेरे लिए प्लेज वैलिड. हम 100 रुपए देके अपनी वॉच ले लेंगे क्योंकि जेड ओनर का उतना ही इंटरेस्ट है. तो स्टूडेंट्स, ये थे प्लेज बाय नॉन ओनर्स. यस, हमने सारी जो एक्सेप्शंस हैं वो कवर कर लिए, इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी एज वेल एज केस बेस्ड क्वेश्चंस.